तो कभी कभी कुछ एनिमेज ऐसे होते हैं जो अपने टाइम से काफी आगे के होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट दूसरे एनिमे से काफी अलग होते हैं और उनकी डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा होती है जो हमारा दिमाग झेल भी नहीं पाता। साथे तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेस पे बात करने वाले हैं। हो भाई, गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी से। तो इस पूरे एनिमे वर्ल्ड में भी ना ऐसे कुछ एनिमेस होते हैं जो काफी अलग कॉन्सेप्ट पे होते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसके क्रिएटर ने इसे क्या फूंक कर लिखा है। ज्यादातर ये एनिमेस हमारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हैं और हमें ऐसी वाइडर इमेज दिखाते हैं जिसे देखकर हमारा माइंड और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है और हमें रियलाइज होता है कि यार हमारे पास इतनी क्षमता भी है कि हम इतना ज्यादा डीप में जाकर सोच सकते हैं। और हाँ, वीडियो चालू करने से पहले एक वार्निंग कि ये एनिमेस देखने के बाद हो सकता है कि तुम पहले वाले शख्स ना रहो, क्योंकि तुम्हारा माइंड इन सबको देखने के बाद सवाल करेगा और तुम्हें सोचने पर मजबूर भी। और हाँ, इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर मैंने नहीं दिया है, तो आराम से मजे लेकर देखो। एनिमेस दैट विल फक योर माइंड। परफेक्ट ब्लू। It is a 1997 साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे मूवी जिसे डायरेक्ट किया था वन एंड ओनली सातोशी कोन ने। इसका प्लॉट चलता है एक लड़की के इर्द गिर्द जिसका नाम था मीमा और वो एक फेमस पॉप आइडल थी और वहां से अब वो फिल्म्स में आना चालू कर रही थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे इसका ये डिसीजन इसे अफेक्ट करेगा। बाय गॉड भाई, अफेक्ट वर्ड भी बहुत छोटा है क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी हिल जाती है। हम एक्सपीरियंस करते हैं कि एक मेंटल इलनेस कितनी खतरनाक होती है। तुम्हें रियलिटी और ड्रीम्स में डिफरेंस भी समझ नहीं आता और धीमे धीमे ये तुम्हें इतना तोड़ देती है कि तुम्हें जिंदगी जीने में भी तकलीफ होने लगती है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि साइकोलॉजिकल मूवी है, ये सब तो होगा ही, तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ना बेटा ना। इसमें ऐसे ऐसे सीन्स है जो इस मूवी को बहुत कॉम्प्लेक्स और टेरिफाइंग बनाते हैं। इसे जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसलिए उसी वक्त मैंने फिर से ये मूवी देखी और मैंने ये मूवी देखी थी लॉकडाउन में 2020 में। तब मैं काफी छोटा था तो इसलिए मुझे समझने में दिक्कत हुई थी। और पता है, मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि मैंने कोई सेम मूवी 2 बार लगातार देखी। और फिर मैं सच बता रहा हूँ, मैं लेटा हुआ था और इस मूवी के बारे में मैं कम से कम 20-30 मिनट तक सोचता ही रहा कि भाई ये क्या देख लिया मैंने। और भाई एक हफ्ते तक ये मूवी मेरे दिमाग से नहीं निकली। और हाँ भाई, मेरे को ये किसी ने पैसे वैसे नहीं दिए, मैं ये अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और पता है, इस मूवी में ऐसे कुछ सीन्स हैं जो इतने यूनिक और खतरनाक हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्ट भी तो किया है सातोशी कोन ने। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। उन्होंने कुछ सीन्स को ऐसे डायरेक्ट किया है कि वो मूवी के अंदर के कैरेक्टर के साथ साथ हम ऑडियंस को भी कंफ्यूज करते हैं कि कब रियलिटी चल रही है और कब एक्टिंग। एंड मैं सिंपली कहना चाहूंगा, इट इज ए मास्टरपीस मूवी और उस टाइम पर ऐसा कुछ बनाना इज फकिंग अनरियल। और हाँ, इससे इंस्पायर्ड होकर कई सारी हॉलीवुड मूवीज भी बनी है, यहाँ तक के एग्जैक्ट सीन्स भी सिमिलर हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी फेमस हॉलीवुड मूवीज हैं जिन्होंने एनिमे से इंस्पिरेशन ली है। Ghost in the Shell. It is considered as one of the greatest science fiction movie of all time. इससे इंस्पायर्ड होकर मैट्रिक्स और अवतार जैसी मूवीज बनी है। इट इज अ 1989 मांगा जिसे लिखा है मासुमुने शिरो ने। उसके बाद इसकी कई सारी मूवीज और सीरीज बनी है। इसका प्लॉट फ्यूचरिस्टिक साइबरपंक यूनिवर्स पर बेस्ड है। इवन इस सीरीज ने साइबरपंक जॉनरा में काफी तगड़ा इम्पैक्ट डाला है, यहाँ तक कि आज साइबरपंक 2077 गेम इतना ऑसम नहीं होता अगर गोस्ट इन द शेल एनिमे नहीं होता तो। और ये सिर्फ फ्यूचरिस्टिक एक्शन मूवी नहीं है और ऑर्डिनरी मूवीज की तरह, बल्कि इसमें तो चीजें बहुत डीप जाती है जो तुम्हारी सोच को हिला कर रख देगी। ये फिल्म क्वेश्चन करता है लाइफ के असली मीनिंग के ऊपर और हमें ये भी बताता है कि फ्यूचर में कैसे ह्यूमैनिटी धीमे धीमे गायब हो जाएगी। सिर्फ फिजिकली नहीं, ये मेंटेलिटी की भी बात करता है क्योंकि इसमें दिखाया है कि हम आगे ह्यूमंस की मेमोरीज तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? ह्यूमंस के पास जो एक बेसिक चीज है जो उन्हें ह्यूमन बनाती है वो है उनकी मेमोरीज। वो किसके लिए कैसा फील करते हैं। इन्हें मैनिपुलेट करने का मतलब दैट ह्यूमन मे बिकेम अनफीलिंग मशीन्स। और ये सोचकर ही लगता है कि यार ये साला कितना टेरिफाइंग थॉट है। उसके अलावा इस एनिमे की एनिमेशन और म्यूजिक कमाल के हैं। लगेगा ही नहीं कि ये 1995 में बनी हुई है। यहाँ तक कि जेम्स कैमरॉन जैसा फिल्म मेकर जो इससे इंस्पायर्ड हुए थे, उन्होंने कहा था कि इट इज फर्स्ट ट्रूली एडल्ट एनिमेशन फिल्म टू रीच अ लेवल ऑफ लिटरेरी एंड विजुअल एक्सीलेंस।
पेपरिका। अब इस मूवी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्या तुमने इंसेप्शन मूवी का नाम सुना है? वो इसी से इंस्पायर्ड है। अगेन द लेजेंडरी सातोशी कोन हु कैन पुल दीज टाइप ऑफ आइडियाज। 2006 में आई हुई ये मूवी ने सबको शॉक कर दिया था अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाता है कि क्या होता कि अगर हम सपनों में जा पाते। ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लग रहा है, ये मूवी देखने के बाद तुम्हें उतना ही डर लगने लगेगा। इसमें ड्रीम्स और रियलिटी के डिफरेंस को इतना कम कर रखा है कि वो नेग्लिजिबल लगती है, और जो क्रिएटिव आइडिया का यूज करके जो हमें सीन्स दिखाए हैं उनसे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, और उसके बाद हम सिर्फ सपने को सपने की तरह नहीं देख पाएंगे। इट बिकम्स मोर फैसिनेटिंग, और फिर हमें पता चलेगा कि भाई सपना क्या क्या कर सकता है। और ये फिल्म काफी चैलेंजिंग है देखने में, बिकॉज इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इंसेप्शन विद अ डेंस स्टोरी टेलिंग एंड आउटलैंडिश इमेजिनरी। कुछ सीन्स में ऐसे हैं जिसे देखकर तुम्हारी हालत खराब भी हो सकती है। सो यस, ये सब के लिए नहीं है। जिसे ये जॉनरा पसंद है वही देखे, और जब तुम इसे सही से समझ लोगे देन तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे इसकी ग्रेटनेस को। सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन। It is one of the most darkest and confusing anime of all time. This anime is a fucking ahead of its time. अगर तुम ये एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई कितना इंसेन है कि एनिमे 1998 में बनाया गया है, लेकिन जो इसके अंदर चीजें हैं वो आज के टाइम पर रेलेवेंट है। इसका राइटर क्या फ्यूचर देख पा रहा था क्या? तो इस सीरीज में बात की जाती है सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में, कि तुम्हारी डिजिटल आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी के बीच कोई डिस्टेंस ही ना रहे तो क्या हो सकता है। एंड बाय गॉड, तुम्हें सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से इसे एनिमे में दिखाया है वो बहुत ही टेरिफाइंग है, जो सच में तुम्हें गूज बम्स दे देगा। ये सीरीज कभी कभी हम इंसानों के ऊपर भी क्वेश्चन करता है कि क्या पता हम सब भी एक तरह की मशीन ही हो, बस हमारे न्यूरॉन्स किसी मेटल से नहीं बने। और अब अगर तुम जाकर इसे देखोगे तो हो सकता है कि शायद तुम्हें ये पहली बार में समझ में ना आए, तो दोबारा देखना, और फिर ना आए तो फिर मत देखना, बस कमेंट कर देना, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। तो ये एनिमे शुरू में काफी नॉर्मल होता है, लाइक सम अदर मेका एनिमेस, जहां हमारे हीरो एक मेका में बैठकर दूसरे मॉन्स्टर या मेकास से लड़ता है और इंसानों को बचाता है। सेम शिट, बट फिर ये सीरीज धीमे धीमे चेंज होना चालू होती है, कुछ चीजें रिवील होने लगती हैं, तो ये डार्क और डिस्टर्बिंग भी होना चालू हो जाता है, और जब ये अपने एंड तक पहुंचता है तो ये हमारी फाड़ देता है और हम एकदम पॉइंट ब्लैंक भी हो जाते हैं। और इसकी एंडिंग इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि बाद में इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी बनानी पड़ी। मेन चीज जो इस सीरीज को इतना खतरनाक बनाता है वो है इसकी यूनिकनेस, कि 1995 के टाइम पर जिसे हम एक मेका सीरीज समझ रहे थे वो इतना बड़ा टर्न लेती है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब कि कैसे बताऊं, हाँ तुम्हें लगेगा कि जो हमारी कहानी है वो पूरी बस इतनी है और इतनी में चल रही है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असली पिक्चर तो अभी हिडन है, और जब वो रिवील होता है तो हमारी जो इतनी सीरीज थी वो इतना हो जाती है। बाकी जो इसकी कैरेक्टर्स हैं और उनके एक्शन और रिएक्शंस हैं वो काफी रिलेटेबल हैं, जो तुम्हें और रियलिस्टिक फील कराते हैं। बाकी जो इसका मेका जॉनरा है वो भी इन्होंने काफी डीप डिटेल में बताया है, तुम्हें देखकर मजा आ जाएगा। बट हाँ, इस एनिमे की मेजर चीज वही थी कि इट ब्रेक्स दी स्टीरियोटाइप्स ऑफ दिस काइंड ऑफ एनिमे। पैरानॉया एजेंट। तो ये 2004 की सीरीज है जिसे बनाया है अगेन द लेजेंड सातोशी कोन ने। और भाई मैं जानबूझकर सातोशी कोन के वर्क को इस लिस्ट में इसलिए नहीं ला रहा हूं क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं, यहाँ मैं कोई बायसनेस नहीं दिखा रहा। एक्चुअली मैं ही इज अ लेजेंड। तुम उनका कोई भी वर्क देख लोगे, ऑल ऑफ देम इज अ मास्टरपीस। एंड सातोशी कोन की खासियत भी यही है कि वो एक सिंपल चीज को पकड़ेंगे जिसे हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं, लेकिन जब वो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डीप में जाकर दिखाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सिंपल सी चीज भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। और ऐसे ही इस सीरीज में हमें मीडिया और सोशल मीडिया की सच्चाई दिखाई जाती है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो बच्चा जो बैट लेकर घूमता रहता है उसका कैरेक्टर भी काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है और रियलिटी से दूर भागता है और अपने आप को कोई और ही समझता है। इस एनिमे में कुल 13 एपिसोड्स हैं और इसके मिड में इसमें ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो तुम्हें हिला कर रख देंगे और तुम्हारा इस एनिमे को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव तक बदल जाएगा।
तो बस यही थे कुछ एनिमेज जो तुम्हारा माइंड फक्ड अप कर सकते हैं। तो जाओ एक बार देखो, फक्ड अप कराओ और फिर कमेंट में बताओ कि इसमें से किस एनिमे पर तुम्हें वीडियो चाहिए। वैसे मैं तो भाई सब पर ही बनाना चाहता हूँ, लेकिन पहले ऑडियंस की भी थोड़ी राय ले लेनी चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो और शेयर वगैरह करते हो ना कि नहीं, जाकर शेयर वेयर कर दिया करो यार, थोड़ी रीच वीच भी बढ़े। सिर्फ अपना माइंड फक्ड अप मत करो, दूसरों का भी करवाओ। और हाँ, सब्सक्राइब करके 250 के जल्दी करा दो भाई। और हाँ, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था ऊपर, हॉलीवुड मूवीज जो इंस्पायर्ड हुई है एनिमे से, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो और कोई दूसरी वीडियो यहाँ आ रही होगी। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।